हेलो एवरीवन, वेलकम टू इजी यूपीएससी। मेरा नाम है अमितेश। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हो लास्ट वीडियोस में हमने डिस्कस किया था ह्यूमन इवोल्यूशन के बारे में। दैट मीन्स कैसे एक प्रिमिटिव पर्सन इवॉल्व होके, दैट मीन्स फूड गैदरर से कैसे वो फूड प्रोड्यूसर बनता है, और उसके बाद कैसे ट्रेडिंग सेंटर्स इस्टेब्लिश होते हैं जहाँ पे ट्रेड होता है। फिर उसके बाद सिटीज़ आती हैं, उसके बाद फिर आर्यंस इंडिया में आते हैं, कैसे वो इंटरमिक्स होते हैं यहाँ के इंडिजिनस लोगों के साथ, फिर कैसे ट्राइबल विलेजेस बनते हैं, फिर वो इवॉल्व होके कैसे जनपद बनते हैं, फिर वो महाजनपद बनते हैं। सो उसी कड़ी में हमने डिस्कस किया था मगध पीरियड के बारे में और उसके बाद मौर्यन पीरियड के बारे में। नाउ अब इस वीडियो में हमें क्या डिस्कस करना है, इसके बारे में थोड़ा सा एक ब्रीफ आइडिया लेते हैं। सो बेसिकली इस वीडियो में हमें डिस्कस करना है पोस्ट मौर्यन पीरियड के बारे में। नाउ ये जो पोस्ट मौर्यन पीरियड है ये बिलोंग करता है 200 BC से लेके 300 AD तक। सो हमें बेसिकली इस 500 सालों के बीच के जितने भी किंगडम्स थे, चाहे वो छोटे बड़े हो, चाहे वो बड़े हों या चाहे वो छोटे हो, उनके बारे में हमें एक ब्रीफ आइडिया लेना है। बिकॉज एनसीईआरटी में आपको इसके बारे में दिया हुआ है काफ़ी ब्रीफली, थोड़ा थोड़ा। सो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। बट इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक मैप दिखाना चाहूँगा, जिस मैप के थ्रू आप एटलीस्ट ये जान सको कि उस टाइम का जो पोस्ट मौर्यन पीरियड था उसमें कौन कौन से किंगडम्स कहाँ कहाँ पे इस्टेब्लिश थे। दैट मीन्स उनकी टेरिटोरियल बाउंड्रीज क्या क्या थी। बिकॉज आप जानते हो कि आर्यंस जब यहाँ पे आए तो वो आपस में युद्ध लड़ते थे ग्रासलैंड्स के लिए। तो सिमिलरली जो ये बड़े बड़े किंगडम्स होंगे वो ऑब्वियसली आपस में युद्ध लड़ेंगे ताकि वो उनकी एरियाज़ को ऑक्यूपाई कर सके। सो हम यहाँ पे देखते हैं कि सबसे पहले है यहाँ कुषाण एम्पायर। कुषाण एम्पायर का जो टेरिटोरियल बाउंड्री थी वो काफ़ी बड़ी थी। देखिए आप यहाँ पे मिडिल सेंट्रल एशिया, इधर यहाँ मिडिल ईस्ट, मिडिल वेस्ट, और ये आपका इधर गैंगेटिक प्लेन्स तक की इसका पूरा टेरिटोरियल बाउंड्री है। सिमिलरली यहाँ पे पार्थियंस थे जो आपके सिंध से दूसरे साइड में, दैट मीन्स ईरान और इराक के साइड में ये इस्टेब्लिश थे। फिर आपके सका है, सका हमारे वेस्टर्न पार्ट में थे, हमारे इंडिया के वेस्टर्न पार्ट में। उसके बाद आते हैं आपके सतवाहनास। यहाँ पे आपका पूरा मैप दिखेगा आपको। ये कुषाण एम्पायर हो गया, ये पार्थियंस हो गए, ये सकास हो गए, और ये आपके सतवाहनास हो गए। और उसके बाद ये एक्सट्रीम साउथ के कुछ स्टेट थे, ये चेरास हो गया, ये चोला और ये पांड्या। नाउ आपने पढ़ा होगा मौर्यन पीरियड के बारे में। तो मौर्यन पीरियड वाज द ओनली स्ट्रॉन्ग किंगडम, और आप ये कह लें कि वो एक अकेला ऐसा किंगडम था जिसने पूरे भारत को यूनाइट किया था। दैट मीन्स उनकी टेरिटोरियल बाउंड्री काफ़ी बड़ी थी। उनकी टेरिटोरियल बाउंड्री आप बता सकते हो यहाँ गांधार से लेके, आप इसमें देख सकते हो गांधार से लेके यहाँ पे एक्सट्रीम साउथ तक था। दैट मीन्स ये जो स्टेट्स थे चेरास, पांड्यास और चोलास, ये तो उस टाइम पे बिलोंग नहीं करते थे, बट स्टिल वो मौर्यन पीरियड में, और ये या फिर आप ये कह लें कि मौर्यन टेरिटोरियल बाउंड्री में नहीं आते थे। तो अब हमें क्या डिस्कस करना है कि हमें ये डिस्कस करना है कि सतवाहनास कहाँ से आए और सकास कहाँ से आए, कुषाण्स कहाँ से आए, पार्थियंस कहाँ से आए। बिकॉज अगर ये इनका इमरजेंस हुआ है तो ऑब्वियसली या तो ये इंडिजिनस पीपल होंगे जो इवॉल्व होके या इमर्ज होके किंग बने होंगे, राजा बने होंगे, या फिर कुछ लोग बाहर से आए होंगे। सो हमें इसी चीज़ के बारे में यहाँ पे डिस्कस करना है। तो देखिए सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि जो अशोका का जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था वो काफ़ी सेंट्रलाइज था। इसके बारे में हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। तो उनका जो सेंट्रलाइज सिस्टम था, दैट मीन्स वो अपने किंगडम के कैपिटल दैट मीन्स पाटलिपुत्रा में अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के साथ और एक दो और जैसे उनके महामात्स्य हो गए, पुरोहित्स हो गए, उनके साथ पूरे किंगडम को रेगुलेट करते थे। तो जितने भी डिसीजन मेकिंग होती थी वो उसी एक पर्टिकुलर सभा से, आप बोल सकते हो उसी एक पर्टिकुलर कमिटी के थ्रू ही होती थी। और किंगडम का जो टेरिटोरियल बाउंड्री था वो काफ़ी बड़ा था। तो अगर सेंटर में, दैट मीन्स अगर वहाँ उस काउंसिल में अगर राजा स्ट्रांग होगा, जैसे कि अशोक एक स्ट्रांग राजा थे, तो अगर राजा स्ट्रांग होगा तो वो विदाउट एनी डिफ़िकल्टी पूरे किंगडम को मैनेज कर लेगा। बट क्या होता है कि अशोका के मरने के बाद आप ये या फिर ये कह लो आप कि अशोका के राजगद्दी को छोड़ने के बाद क्या होता है कि जो दूसरे राजा आते हैं, जो छोटे छोटे उनके सक्सेसर्स आते हैं, वो उतने स्ट्रांग नहीं होते जितना अशोका थे। तो वो इन्हें कंट्रोल करने में
अपने पूरे किंगडम के बाउंड्री को कंट्रोल करने में उन्हें बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं। कहीं कहीं उनके अंदर में उनके जो अंदर काम करने वाले गवर्नर्स थे वो भी उनका विरोध करते हैं। धीरे धीरे डिसइंटीग्रेशन स्टार्ट होता है और 185 बीसी में बृहद्रथ, आई थिंक that was the last king of Mauryan period, बृहद्रथ, आई एम नॉट रिमेम्बरिंग दैट नेम। हाँ, तो वो पर्टिकुलर जो राजा थे उनका जो सेनापति था पुष्यमित्र, उसने उनके जाने के बाद शुंगा डायनेस्टी का इस्टेब्लिशमेंट किया था। ये हमारे एनसीईआरटी में दिया तो नहीं है बट मैं आपको बता रहा हूँ बिकॉज ये क्रोनोलॉजी है। शुंगा के बाद सतवाहनास आते हैं, तो शुंगा डायनेस्टी का उसने इस्टेब्लिश किया था, इस्टेब्लिशमेंट 185 बीसी में। और शुंगा डायनेस्टी में ही एक उनके इम्पॉर्टेंट जो प्रीस्ट थे, जो पतंजलि थे, जिसे हमें जानना जरूरी है बिकॉज पतंजलि आजकल काफ़ी फेमस है। बाबा रामदेव से आप जानते होंगे। तो ये जो पतंजलि थे ये पुष्यमित्र शुंग के राजपुरोहित थे। सो ये पतंजलि ने एक बुक भी लिखी है महाभाष्य, जो कभी कभी एग्जाम में आता है इससे क्वेश्चन, तो इसे याद रखिएगा। इसके बाद शुंगा डायनेस्टी के बाद सतवाहनास आते हैं। तो हम अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं पोस्ट मॉडर्न पीरियड के बारे में जानना। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि उनका डिसइंटीग्रेशन होता है, तो मेनी स्मॉल किंगडम डेवलप्ड, छोटे छोटे किंगडम डेवलप होते हैं। तो जो बेसिकली जो नर्मदा नदी निकलती है, नर्मदा नदी जो हमारी अभी प्रेजेंट टाइम में है वो विंध्य रेंजेस और सतपुड़ा रेंजेस के बीच में बहती है। तो विंध्य रेंज और नर्मदा नदी के नीचे के जो भाग थे, दैट मीन्स साउथ इंडिया जो था, उसे दक्षिण पथ बोलते थे, जो जिसे आज हम डेक्कन बोलते हैं। तो ये जो डेक्कन था इसी एरिया में, महाराष्ट्र हो गया, पुणे हो गया, कर्नाटका हो गया, इसी एरिया में सतवाहनास इस्टेब्लिश थे। नाउ हमें उनके बारे में पता कैसे चलता है? तो देयर आर मल्टीपल मेगालिथ्स। मेगालिथ्स क्या है? बड़े बड़े पत्थर हुए। जैसे कि क्या होता है, जब किसी एक आदमी को ज़मीन में दफनाया जाता है तो वहाँ एक पत्थर लगा देते हैं, और तो उन पत्थरों के थ्रू उन पत्थरों पे इनग्रेविंग्स भी होती थी, एडिक्ट्स भी लिखे जाते थे। तो उन पत्थरों के थ्रू हमें इसके बारे में जानकारी मिली है कि वहाँ सतवाहनास का राज था, और सतवाहनास और सकास आपस में लड़ते रहते थे हमेशा। जैसे कि एक अशोका का एडिक्ट है, मस्की एडिक्ट, जो रायचर दोआब में पड़ता है, जो आपका कर्नाटका और महाराष्ट्र के पास में है, उसी एरिया में। तो उसके थ्रू हमें इस मेगालिथ्स के बारे में जानने को मिलता है, और मेगालिथ्स के थ्रू हमें आपके सतवाहना पीरियड के बारे में डिफरेंट काइंड ऑफ जानकारियाँ मिलती हैं। नाउ अब सतवाहना के बारे में ब्रीफ आइडिया ले लेते हैं कि वो कौन थे। तो सतवाहना जो डायनेस्टी थी उसे इस्टेब्लिश किया था सिमुक ने। ये एनसीईआरटी में दिया नहीं है बट हम इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सिमुक ने इसे इस्टेब्लिश किया था, बट जो उनके प्रोमिनेंट राजा थे वो सतकर्णी थे, सतकर्णी। और ये सतकर्णी रुद्रदमन एक राजा थे सका वंश के। तो सका और सतकर्णी के रुद्रदमन और सतकर्णी के बीच में काफ़ी युद्ध हुए हैं, टेरिटोरियल बाउंड्री को लेते हुए, टेरिटोरियल एक्सपेंशन को लेते हुए। तो उसके बारे में तो कुछ खास हमें जानने की ज़रूरत नहीं है, बट हम ये जान लेते हैं कि इनका टेरिटोरियल एक्सटेंड कितना था। दैट मीन्स सतवाहना का जो टेरिटोरी थी, जो बाउंड्री थी, वो कैसी थी। तो वो साउथ में जैसे अभी मैंने आपको मैप के थ्रू बताया कि चेरास, पांड्यास और आपके चोलास जो थे उनके ऊपर और सकास के बीच में, जैसे कि यहाँ पे मैप है आपका, आप यहाँ मैप देख लीजिए, ये देखिए, ये इनका टेरिटोरियल एक्सटेंट है। दैट मीन्स नर्मदा नदी के नीचे थे वो, और यहाँ पे चेरा और चोलास के ऊपर में इनका पूरा टेरिटोरियल एक्सटेंट था। नाउ जो ये गोदावरी नदी बहती है, आपने देखा होगा यहाँ पे गोदावरी नदी, इस गोदावरी नदी पे एक पोर्ट था, यहाँ पे डेल्टास पे एक पोर्ट था, और यहाँ गंगा नदी के डेल्टा पे भी एक पोर्ट था। और इस पोर्ट के थ्रू सी रूट से उस समय ट्रेडिंग होती थी। जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि कैसे अशोका, और या फिर ये कह लें कैसे मौर्यन पीरियड, जो मौर्यन पीरियड था, कैसे प्रॉस्पर हुआ था, क्योंकि वो साउथ इंडिया से ट्रेड करते थे ना। अब आप ये सोच रहे होगे कि क्यों सी रूट के थ्रू ट्रेड होता था, तो ऑब्वियसली सी रूट ईजी पड़ता था, बट और बीच में ये भी प्रॉब्लम्स थी कि बीच में यहाँ विंध्य रेंजेस थे और सतपुड़ा रेंजेस थे, तो उन्हें क्रॉस करने में थोड़ी डिफिकल्टी आती थी, इसलिए वो सी रूट को ऑप्ट करते थे। नाउ अब हम बात करेंगे रिलीजन के बारे में और रिलीजियस मॉन्यूमेंट्स के बारे में। दैट मीन्स सतवाहनास का रिलीजन प्रॉपरली क्या था और उनका योगदान क्या था, उन्होंने क्या कॉन्ट्रीब्यूट किया हमारे मॉन्यूमेंट्स के लिए। तो जो सतवाहना पीरियड था उसमें जो भी मर्चेंट्स थे वो डोनेट करते थे ताकि उनके रिलीजियस मॉन्यूमेंट्स बन सके। सो उन्हीं डोनेशंस के थ्रू
देखिए, इसके पहले आप ये जान लो कि बौद्धिज्म उस टाइम पे एक काफ़ी प्रोमिनेंट रिलीजन था, बिकॉज जो ब्राह्मणिज्म था, ब्राह्मणिज्म अब थोड़ा सा करप्ट हो चुका था। करप्ट इन द सेंस कि जो फंक्शनल स्पेशलाइजेशन थी वो अब चेंज होकर हेरिडेटरी बन गई थी। इसलिए जो शूद्रास थे, वैश्यास थे, उन्होंने बुद्धिज़्म और जैनिज़्म की तरफ जाना स्टार्ट किया था, बिकॉज उनका जो एक्सप्लॉयटेशन हिंदुइज्म में होता था वो एक्सप्लॉयटेशन उधर नहीं होता था। तो इसलिए उन्होंने बुद्धिज़्म और जैनिज़्म को अडॉप्ट करना ज़्यादा अच्छा समझा। तो जो डोनेशंस होते थे मर्चेंट्स को और ट्रेडर्स का, उसके थ्रू कई चैत्यास और विहारास बनाए गए हैं। सो अब चैत्य और विहार क्या होते हैं? तो चैत्य एक, जैसे कि स्टार्टिंग में क्या होता था कि पत्थर, बड़े बड़े गुफाओं को कट किया जाता था, बड़े बड़े पत्थरों को कट करके उसमें चैत्य बनाया जाता था। चैत्य मीन्स वहाँ पे पूजा करना भगवान का, लाइक गौतम बुद्ध की प्रार्थना करना, ध्यान लगाना। बेसिकली वो मेडिटेशन और ध्यान लगाने के लिए ही चैत्य का निर्माण होता था। आप यहाँ देख सकते हो, ये है कार्ली चैत्य। और उसके बाद इन्होंने अशोका के द्वारा बनवाए गए जो सांची स्तूप बनवाया था अशोका ने, उसके रेलिंग्स को भी बनवाया था और गेटवे को बनवाया था। आप इस फिगर में देख सकते हो, सतवाहना ने ये बनवाया था, ध्यान देना आप। उसके बाद सतवाहना ने विहारास भी बनवाए थे। अब विहारा मतलब क्या होता है? विहारास मतलब मोनेस्ट्रीज। अब मोनेस्ट्रीज मतलब क्या होता है कि जहाँ मान लो ये स्तूपा बना, वहाँ पे उसके चारों तरफ कुछ चैत्या बना दी गए, कुछ मोनेस्ट्रीज, मतलब लोगों को रहने के लिए। जो मॉन्क्स थे वो वहाँ पे पूजा करेंगे, फिर यहाँ पे आके वो आराम करेंगे, विश्राम करेंगे। तो ये आपका सारनाथ का मोनेस्ट्री है, इसको आप देख लीजिएगा। तो ऐसा था उनका पूरा सतवाहनास का रिलीजियस मॉन्यूमेंट्स। सॉरी। अब हम बात करेंगे साउथ इंडियन किंगडम्स के बारे में। जैसे कि 3 किंगडम्स थे, चेरास हो गए, पांड्यास हो गए और चोलास हो गए। नाउ अब चेरास जो थे वो मालाबार कोस्ट पे थे, दैट मीन्स जो आज का केरला है। पांड्यास थे वो मदुरै में इस्टेब्लिश थे। मदुरै जो आपका एक तमिलनाडु का, जहाँ मीनाक्षी मंदिर है, आई थिंक आपको पता होगा, तो ये यहाँ पे इस्टेब्लिश थे। और फिर जो चोलास थे वो ईस्टर्न कोस्ट पे थे। चेन्नई के नीचे एक जगह पड़ती है तंजौर, वहाँ पे वो इस्टेब्लिश थे। ना अब इनके बारे में हमें पता कैसे चलता है? तो इनके बारे में संगम लिटरेचर के थ्रू हमें पता चलता है। अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है संगम लिटरेचर, इसके बारे में आप ध्यान दीजिएगा। वैसे तो एनसीईआरटी में काफ़ी इलेबोरेट तरीके से नहीं दिया है, इसमें ब्रीफली इसके बारे में डिस्कस किया है, बट लेटर ऑन वी विल डिस्कस अबाउट इट वेरी थॉरली, बिकॉज इससे क्वेश्चंस 1 या 2 आते ही आते हैं। तो संगम लिटरेचर क्या था? तो उस समय क्या होता था कि जो पोएट्स थे, जो पोएम लिखते थे, जो गायक थे, वो घूम घूम कर अलग अलग राज्यों में जाते थे, वहाँ के राजाओं की वो प्रशंसा करते थे, उनके लिए वो कविताएं लिखते थे, उन्हें सुनाते थे। तो वो राजा उससे प्रसन्न होकर उन्हें पेट्रोनाइज करते थे, मतलब उनको पैसे देते थे, ज़मीन देते थे, रहने के लिए दान करते थे बेसिकली उनको। तो वो सारे जो पोएट्स थे वो एक जगह इकट्ठा होते हैं, 3 सभाएं होती हैं, और उन 3 सभाओं में टोटल 8 बुक्स लिखी जाती हैं पोएम्स के। वो जो भी पोएम्स वो सुनाए रहते हैं, उनके बारे में, उन्हीं पोएम्स को कंपाइल किया जाता है 8 बुक्स में। और वो कितनी पोएम्स रहती हैं? तो ऑलमोस्ट 2000 पोएम्स को 8 बुक्स में कंपाइल किया जाता है, और इन द 3 गैदरिंग्स ऑफ डिफरेंट पोएट्स, 3 गैदरिंग होती है। यही जो 8 बुक्स के कॉम्पिलेशन को ही हम संगम लिटरेचर बोलते हैं। तो इस संगम लिटरेचर के थ्रू हमें पता चलता है इन तीनों के बारे में, चेरास, पांड्यास और चोलास के बारे में। और हमें इस लिटरेचर के थ्रू ये भी पता चलता है कि ये तीनों आपस में लड़ते रहते थे हमेशा। ये जो चोला पीरियड था, ये जो चोलास थे, इनके पास आर्मी थी। आर्मी इन द सेंस इनके पास एक मरीन आर्मी थी, फ्लीट थी इनके पास प्रॉपर शिप्स की, जिसके थ्रू इन्होंने श्रीलंका पे अटैक भी किया था, और श्रीलंका के नॉर्दर्न पार्ट को इन्होंने ऑक्यूपाई भी किया था उस टाइम पे। आप मैप देखोगे रिवाइंड करके तो आपको पता चलेगा कि चोलास और श्रीलंका के बीच में डिस्टेंस काफ़ी कम है। तो उन्होंने अटैक किया था अपने शिप्स के थ्रू, और वहाँ पे नॉर्दर्न पार्ट को श्रीलंका के उन्होंने कैप्चर भी किया था। बट लेटर ऑन उन्होंने श्रीलंकन किंग ने वापस अटैक करके वो एरिया अपना छुड़ा लिया था। फिर आते हैं जो पांड्यास थे। तो पांड्या जो किंगडम था, उसके बारे में मेगास्थनीस, लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया था। मेगास्थनीस कौन था? तो मेगास्थनीस एक एम्बेसडर था सेल्यूकस निकेटर का। अब सेल्यूकस निकेटर कौन था? तो सेल्यूकस निकेटर था वो गवर्नर था अलेक्जेंडर, दैट मीन्स सिकंदर का। सिकंदर जब इंडिया आता है, फिर जब इंडिया से वापस लौटता है, तो वो अपने कुछ गवर्नर्स को वहाँ छोड़ देता है, और उन्हीं गवर्नर्स में से एक राजा था सेल्यूकस निकेटर, जो पंजाब और इंडस वैली के एरिया को कंट्रोल करता था। बट जब चंद्रगुप्त मौर्य आते हैं, मौर्यन डायनेस्टी का इस्टेब्लिशमेंट होता है, तो चंद्रगुप्त मौर्य पंजाब में जाकर उसे हराते हैं 305 BC में। बट उसके पहले सेल्यूकस निकेटर मेगास्थनीस को
चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजता है। तो मेगास्थनीज ने उन्हीं सब एनालिसिस के ऊपर लिखा है एक बुक इंडिका। सो इंडिका में ये मेंशन किया गया है कि जो पांड्या जो किंगडम था उसको एक विमेन रूलर ने इस्टेब्लिश किया था, और उसके पास एक बहुत बड़ी आर्मी भी थी जिसके थ्रू वो अपने पूरे राज्य का प्रोटेक्शन करती थी। फिर इसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि ट्रेड कैसा था। तो बेसिकली जो ट्रेड होता था, तो आपको पता होगा कि ये जो कोस्टल एरियाज हैं, मालाबार कोस्ट हो गया और ईस्टर्न कोस्ट हो गया, तो इनका जो सी से एक्सेस है वो काफ़ी इजी है। इसलिए रोमन एम्पायर कहाँ है अब? रोमन एम्पायर आपका मेडिटेरेनियन सी के पास है, वहाँ से था, अब तो नहीं है। तब वहाँ पे रोमन एम्पायर से हमारे ईस्टर्न कोस्ट और वेस्टर्न कोस्ट दोनों कोस्ट पे ट्रेडिंग होती थी। वहाँ से शिप्स आती थी अपने सामान को, इंडिया से स्पेशली जो स्पाइसेस थी, फिर बंदरों को ले जाया जाता था, पीकॉक्स को ले जाते थे, टेक्सटाइल भी यहाँ का बहुत फेमस था, तो वो यहाँ से ट्रेड करके ले जाते थे। और इसी रूट के थ्रू वो सदर्न साउथ ईस्ट एशियन भी कंट्रीज़ में भी विज़िट करते थे, जैसे मलय हो गया जो आज का मलेशिया है, इंडोनेशिया, इन सब कंट्रीज़ में विज़िट करते थे। और ऐसे भी एविडेंसेस मिले हुए हैं कि कुछ इंडियन किंग्स भी, इंडियन राजा भी उन्हीं रास्तों के थ्रू, उन्हीं सी रूट्स के थ्रू चाइना से भी ट्रेड करते थे। तो बेसिकली यही था चोलास, पांड्यास और चेरास का ट्रेड रिलेशन कैसा था। नाउ हम बात करेंगे उस टाइम पीरियड में, दैट मीन्स इन तीनों किंगडम्स के लोगों का लाइफ कैसा था और रीजन प्रोमिनेंटली क्या था। तो जैसे आप जानते हो नदर्न पार्ट जो इंडिया का है उसमें जो गॉड थे वो अलग थे और आर्यंस की इंटरमिक्सिंग भी इसमें हुई थी। तो लोगों के जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस थे, जो भगवान की पूजा करने के तरीके थे, उसमें काफ़ी बदलाव आया था। बट जो सदर्न पीपल थे, साउथ इंडियन पीपल, उनके में उतना बदलाव नहीं आया था। और जो बुद्धिज़्म और जैनिज़्म का एक्सपेंसन हुआ था वो भी प्रोमिनेंटली नॉर्दर्न पार्ट में ही हुआ था। दैट मीन्स वो आपके मगध पीरियड में ही, मगध एम्पायर में ही हुआ था। तो इसलिए जो सदर्न स्टेट के लोग थे, सदर्न पीपल जो थे, उन्हें जैनिज़्म और बुद्धिज़्म के बारे में पता तो था, बट हाँ वो उससे उतना इन्फ्लुएंस नहीं हुए थे क्योंकि उसका एक्सपेंसन उतना नहीं हुआ था। मैं मानता हूँ कि श्रवण बेलगांव में चंद्रगुप्त मौर्य आते हैं अपनी समाधि लेने के लिए, बट फिर भी उतना एक्सपेंसन नहीं होता है। तो उनके जो देवी देवता थे वो अलग थे और उनकी रिलीजियस प्रैक्टिसेस भी थोड़ी अलग थी। तो क्या होता है कि उस टाइम पे जो साउथ इंडियन पीपल होते हैं वो एक मुरुगन स्वामी, जो आप सुने होंगे, मुरुगन स्वामी की पूजा करते थे। तो मुरुगन स्वामी का जो नॉर्थ इंडिया में पूजा होता था वो आपके कार्तिकीय भगवान के नाम से होता था। अब कार्तिकीय भगवान आई थिंक शिव भगवान के पुत्र हैं, गणेश जी के भाई साहब हैं वो। तो उनकी पूजा वो करते थे और उन्हें वो मानते थे कि वो स्ट्रेंथ के देवता हैं, वॉर के देवता हैं, इसलिए उनको काफ़ी प्यार किया जाता था। और वहाँ पे डिफरेंट एनिमल सेक्रीफाइसेस के थ्रू अलग अलग रिचुअल्स को फॉलो करते हुए उनकी पूजा की जाती थी। नाउ ऐसा था कि उस टाइम तक जीसस क्राइस्ट का भी जन्म हो गया था। आई थिंक 1st AD में उनका जन्म हुआ। तो उस टाइम से क्रिश्चियनिटी का भी एक्सपेंसन शुरू हो गया। जो क्रिश्चियनिटी थी वो बेसिकली जो जीविस थे उनके ऊपर डिपेंड करती थी। उनके जो रिलीजन था, ज्यूस पीपल थे, उनके रिलीजन के ऊपर थोड़ा मिलता जुलता था जो क्रिश्चियनिटी थी। तो उसका एक्सपेंसन भी स्टार्ट हुआ और वो इंडिया में भी आया। और इंडिया में जो केरला था, मालाबार कोस्ट था, वहाँ पे सबसे पहले क्रिश्चियनिटी डेवलप हुई थी इंडिया में। और ऐसा माना जाता है कि 7th सेंचुरी AD तक इंडिया में क्रिश्चियनिटी प्रॉपर फैल चुकी थी और एक प्रॉपर कम्युनिटी, क्रिश्चियन कम्युनिटी भी डेवलप हो चुकी थी केरला के क्षेत्रों में। सो ऐसा था लाइफ ऑफ पीपल और रिलीजन। नाउ हम डिस्कस करेंगे नॉर्थ इंडिया के बारे में। नाउ ये जो नॉर्थ इंडिया था ये बेसिकली जो बाहर से आए हुए फॉरेनर्स थे, जो बाहर के राजा थे, उनके थ्रू जो किंगडम्स बने थे, उनके थ्रू जो मॉडर्न एम्पायर के डिसइंटीग्रेटेड पार्ट्स का जो कैप्चरिंग हुई थी, ऑक्यूपाई किया था, सो उसके थ्रू पूरा नॉर्थ इंडिया बनता है। और उनके कुछ किंगडम्स थे जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो जो पहला था वो इंडो ग्रीक्स थे। जो इंडो ग्रीक्स आए और जो कमज़ोर जो डिसइंटीग्रेटेड पार्ट था पंजाब रीजन में, गांधार रीजन में, इंडस वैली में, सो वहाँ पे जो उस जगह के गवर्नर होंगे, कोई छोटा मोटा ट्राइबल हेड होगा, उनको हराया, उस एरिया को कैप्चर किया और वहाँ पे रूलिंग स्टार्ट कर दी। नाउ हमें पता कैसे चलता है इनके बारे में? तो वहाँ पे कॉइन्स मिले हैं, जो ग्रीक कॉइन्स थे, उनके थ्रू हमें इंडो ग्रीक्स के बारे में पता चलता है कि वो वहाँ पे आए थे। उनका एक इंपॉर्टेंट राजा था मिनेंदर, जिसे मिलिंद भी बोलते हैं। तो जब वो इंडिया में आए तो यहाँ के लोगों से, जैसे कि आपको पता है जो गांधार रीजन था इंडिया का, वो ऑलरेडी एक स्कूल ऑफ बुद्धिज़्म था। दैट मीन्स वहाँ पे प्रोमिनेंटली बुद्धिज़्म फैल चुका था। वहाँ
बुद्धिज़्म की पूजा भी होती थी, लाइक बुद्धा की पूजा भी लोग करते थे, और चैत्यास विहारस ऑलरेडी थे। तो इसलिए इनके इंटरमिक्सिंग स्टार्ट हुई यहाँ के लोगों में। उन्होंने अपने कुछ, जैसे ग्रीक्स ने, ग्रीक के जो कल्चर थे, जो ग्रीस का अपना कल्चर था, इजिप्ट का अपना कल्चर था, ईरान का कल्चर था, वो यहाँ पे यहाँ के लोगों के साथ शेयर किया। यहाँ के लोगों के अंदर भी वो चीज़ आई। और जो गांधार जो रीजन था, जो बुद्धिज़्म का एक अच्छा प्रोमिनेंट स्कूल था, तो उस स्कूल में गांधार स्कूल ऑफ आर्ट का भी डेवलपमेंट हुआ था। तो आप गांधार स्कूल ऑफ आर्ट में क्या था बेसिकली, तो उसमें जो बुद्धा की मूर्तियाँ बनाई जाती थी उनके बारे में वो टोटली जो पहले का सिनेरियो था, पहले का सिनेरियो इन द सेंस कि जो बुद्धा की मूर्ति पहले बनाई जाती थी, ग्रीक्स के आने के बाद उसमें काफ़ी कुछ चेंज आया था। जैसे कि ग्रीक्स जो थे वो इजिप्टियन जो थे वो अपने तरह के गॉड जो अपने जगह भगवान को बनाते थे, भगवान की मूर्तियाँ बनाते थे, उन मूर्तियों को के तरीकों को, उन मूर्तियों को बनाने के तरीकों को, उनकी प्रॉपर्टीज़ को इस बुद्धा की मूर्तियों में इंक्लूड किया गया, और उस तरह से एक गांधार स्कूल ऑफ आर्ट्स इमर्ज किया था। आप यहाँ देख सकते हो, ये है आपका गांधार स्कूल ऑफ आर्ट, गांधार की मूर्ति भगवान की, भगवान बुद्धा की। और ये है मथुरा आर्ट्स। ये जब कुशाना पीरियड आएगा उसमें मथुरा आर्ट्स का इमर्जेंस भी होता है, उसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। तो ऐसा था आपका इंडो ग्रीक्स का। नाउ इसके बाद सकास आए। सकास हमारे वेस्टर्न पार्ट में इस्टेब्लिश हुए थे, दैट इज सिंध का रीजन जो भी पाकिस्तान में है, हमारे सौराष्ट्र में। फिर वो बेसिकली कठियावाड़ और मालवा क्षेत्र में आके इस्टेब्लिश हो गए, और उसके बाद उनका एक राजा था रुद्रदमन, जिनका कॉन्फ्लिक्ट हुआ सतवाहनास के साथ। तो ऐसा उनका पूरा किंगडम था। नाउ इन जो छोटे छोटे किंगडम्स थे उसमें सबसे इंपॉर्टेंट था कुशाना, जिसके बारे में अभी मैंने आपको मैप में दिखाया। तो आइए हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं, क्योंकि वो काफ़ी इंपॉर्टेंट था। और उनका एक राजा था जो काफ़ी प्रोमिनेंट राजा था, जिसे हम बोलते हैं कनिष्क। और जो कनिष्क है वो इंडिया में महायान जो बुद्धिज़्म है, बुद्धिज़्म के दो पार्ट्स हैं, बेसिकली तीन पार्ट्स है, लेकिन इस टाइम तक महायान के दो पार्ट्स थे, दो सेक्ट से। सो दो सेक्ट मतलब दो धर्म मान सकते हो, दो जातियाँ मान सकते हो आप अगर आपको इजी भाषा में समझना है तो। एक तो महायान थे, एक और एक हीनायान थे, और आगे चल के वज्रयान भी आ गए थे। तो जो महायान बुद्धिज़्म है उसके एक्सपेंशन में कनिष्का का बहुत बड़ा हाथ था। ना वो अभी कुशाना जो थे वो आए कहाँ से थे, क्वेश्चन ये आता है। तो आए थे तुर्किस्तान से। नाउ उस टाइम के जो चाइना का हुन डायनेस्टी थी, हुन डायनेस्टी बोलते हैं, वो एक्सपेंडेड थी पूरे मिडिल सेंट्रल एशिया में। तो ये इसके थ्रू तुर्किस्तान के थ्रू से आए, के रास्ते आए हमारे गांधार रीजन में। वहाँ उन्होंने सका और इंडो ग्रीक्स को हराया, उनको रिप्लेस किया और अपने किंगडम को इस्टेब्लिश किया। नाउ सॉरी, जो उनका किंगडम था वो अलग अलग प्रोविंसेस में डिवाइडेड था, और हर प्रोविंस को एक गवर्नर चलाता था, और उन प्रोविंसेस को सत्रापीस भी बोलते थे, सैट्रैपीस, आप सत्रापीस जो भी बोलना चाहो। नाउ जो कनिष्का था उसने महायान बुद्धिज़्म को प्रमोट किया, और जो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल होती है, जैसे कि बुद्धिज़्म के 4 काउंसिल्स हुए हैं, तो उसमें जो चौथा काउंसिल था वो जो कुंडलवन कश्मीर में हुआ था, उसको कनिष्क ने ऑर्गेनाइज करवाया था। नाउ इसके थ्रू जब वो महायान बुद्धिज़्म को प्रमोट करना स्टार्ट किया इस काउंसिल के थ्रू, तो उसने एम्बेसडर्स को भी भेजा चाइना एरिया में, चाइनीज़ क्षेत्रों में, हुन डायनेस्टी के क्षेत्रों में, वहाँ पे उन्होंने बुद्धिज़्म को प्रमोट किया। इसीलिए इसके थ्रू जो बुद्धिज़्म का एक्सपेंशन हुआ था जापान तक, चाइना तक, ये बेसिकली कनिष्का के द्वारा ही किया गया था। नाउ हम बात करेंगे ट्रेड के बारे में। कुशानास का ट्रेड कैसे होता था? वो बेसिकली ट्रेड होता था हमारा वहाँ पे जो पोर्ट था नाइल रिवर पे, मेडिटेरेनियन सी में नाइल रिवर पे एक पोर्ट था, अलेक्जेंड्रिया पोर्ट। तो उसके रास्ते, समुद्र के रास्ते भी होता था उस समय ट्रेडिंग। सो इन सब चीज़ों के बारे में ब्रीफली दिया हुआ है आपके NCERTs में, आप उसे पढ़ सकते हैं। नाउ आर्ट एंड कल्चर के बारे में बात करेंगे और रिलीजन के बारे में बात करेंगे। तो जैसे कि हमने बात की कि प्रोमिनेंटली बुद्धिज़्म उस समय काफ़ी फेमस था, और उस टाइम पे ग्रीक जो स्कल्पचर बनाने का, जो अभी हमने बात किया ना कि गांधार स्कूल ऑफ आर्ट का, तो जो ग्रीक मेथड था भगवान की मूर्तियाँ बनाने का, उसका काफ़ी इन्फ्लुएंस पड़ा था यहाँ पे इंडिया में बुद्धिज़्म के ऊपर। और जो गांधार स्कूल ऑफ आर्ट में भगवान बुद्ध की मूर्तियाँ बनाई जाती थी वो थोड़ी इवॉल्व हो चुकी थी, और उसमें कुछ ग्रीक इन्फ्लुएंसेस भी दिखना स्टार्ट हो गए थे। जैसे कि आपको मैंने फ़ोटो दिखाया, यहाँ पे जो बेसिक अंतर ये था कि जो ग्रीक आर्ट था, जो गांधार की मूर्तियाँ बनती थी, गांधार में जो भगवान बुद्धा की मूर्तियाँ बनती थी, जब ग्रीक्स के इन्फ्लुएंस हुए तो इसमें कुछ चेंजेस आए।
दैट मीन्स इनकी दाढ़ी आ गई थी, बियर्ड आ गई थी, मुस्टैच आ गई थी, ये थोड़ा सा इनके एस्थेटिक रूप के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया गया था, आंखें थोड़ी आधी खुली हुई थी। बट जो मथुरा आर्ट्स होता है, मथुरा आर्ट है, इसमें भगवान बुद्धा को काफ़ी स्लिम दिखाया गया था, काफ़ी मैस्कुलर दिखाया गया था और क्लीन सेव दिखाया गया था। उनकी दाढ़ी नहीं थी, दाढ़ी मूछ नहीं थी और एक चद्दर के थ्रू वो लिपटे हुए थे। तो इन सब चीज़ों के बारे में हमारा मथुरा आर्ट बताता है और गांधार आर्ट बताता है। नाउ अपार्ट फ्रॉम बुद्धा की मूर्तियों के, आई मीन अपार्ट फ्रॉम मेकिंग बुद्धिस्ट बुद्धा स्कल्पचर्स, बुद्धा स्टैचूज, बोधिसत्वा के बारे में भी कुछ डिस्कशन आता है। बोधिसत्वा की भी मूर्तियाँ बनती थी। अब वो बोधिसत्वा क्या था? तो बोधिसत्वा ये है कि वैसे लोग जो बुद्धा के पहले आए थे। ऐसा माना जाता था कि बुद्धा के पहले भी कुछ इनकारनेशन हुए हैं, कुछ जन्म हुए हैं, जिन्होंने काफ़ी अपनी लाइफ को फिर से लाइफ में पूरा तप किया, मेडिटेट किया और एक इनलाइटमेंट पाया और बुद्धा की तरह वो भी बने थे। तो जो बोधिसत्व थे उनके बारे में जातक टेल्स में दिया हुआ है। नाउ बुद्धिज़्म के जो जितने भी लिटरेचर्स थे वो दो भाग में, दो लैंग्वेजेस में डिवाइडेड थे। पहला था पाली लैंग्वेज और दूसरा था अनुपाली लैंग्वेज। तो जो पाली लैंग्वेज में इसके तीन प्रोमिनेंट बुक्स थी, जो जिसे पिटक बोलते हैं। एक था विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। जो सुत्त पिटक है, सुत्त पिटक में जातक टेल्स के बारे में बताई गई हैं। जातक टेल्स के बारे में, टेल्स मतलब कहानियाँ होती हैं, जातक मतलब वही बोधिसत्वा की कहानियों के बारे में, अलग अलग तरीके की कहानियाँ, जैसे कि किसी में वो पुष्प का, कमल के फूल का रूप लिए हुए, इस तरह से अलग अलग कहानियों के बारे में 549 कहानियों के बारे में डिस्कस किया गया है सुत्त पिटक में। तो वही बोधिसत्वा की भी मूर्तियाँ बनती थी उस टाइम पे। फिर आता है कि आपका मथुरा आर्ट। तो मथुरा आर्ट जो हमारा इंडिया का मथुरा सेंटर है, वो कुशाना पीरियड में काफ़ी फ्लरिश हुआ था। और मथुरा सेंटर में इंडिया के इंडिजिनस जो पहले से बुद्धिस्ट मूर्तियाँ बनती थी, बुद्धा की मूर्तियाँ बनती थी, उसका एक्सपेंसन हुआ, उसका इवोल्यूशन हुआ और स्केल पे, और ज़्यादा स्केल पे मूर्तियाँ बनना शुरू हो गई। ताकि बिकॉज आप जानते हो कि कनिष्का जो थे वो महायान के प्रमोटर थे, महायान को प्रमोट करते थे। तो महायान के एक्सपेंसन में उन्होंने मूर्तियों का जो कंस्ट्रक्शन, जो बिल्डिंग होती थी, वो उसको बढ़ा दिया था। और मथुरा आर्ट भी हमारे यहाँ बहुत फ्लरिश हुआ था। एक और आर्ट है अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट, जिससे सतवाहनास ने काफ़ी प्रमोट किया था, लेकिन उसके बारे में एनसीईआरटी ने मेंशन नहीं किया, इसलिए मैंने डिस्कस नहीं किया। बट मैं आपको आगे उसके बारे में बताऊँगा। नो, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, महायान बुद्धिस्ट सेंट मिशनरीज टू चाइना, thereby expansion of Mahayan Buddhism happens throughout the Central Asia and China. Now, Western culture also gave comparative knowledge to Indian astronomers for study of stars. That means जो इंडिया में जो एस्ट्रोनॉमर्स थे, जो साइंटिस्ट थे, जो स्टार्स के बारे में खोज करते थे, उनको काफ़ी मदद मिली। जो ग्रीक लोग आए थे, जो कुशानास आए थे, जो शकास आए थे, जो उनका नॉलेज था, उनकी जो एस्ट्रोनॉमी का नॉलेज था, उनसे कंपेयर किया, उन्होंने अपने नॉलेज को और इन्हेंस किया। इसी टाइप में हम ये भी देखते हैं कि कुशाना पीरियड में सुश्रुत और चरक नाम के दो फिजिशियन भी आते हैं। सर्जरी की भी उस टाइम पे जो मेथड थी, जो मेडिकल टेक्नोलॉजी थी, वो उस समय इमर्ज होती है। तो इन सब चीज़ों के बारे में भी जो हमारा देश होता है, हमारा इंडिया होता है, वो काफ़ी फ्लरिश करता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के भी क्षेत्रों में उस टाइम पे, मेडिकल क्षेत्रों में भी। तो इस तरह से कुशाना पीरियड हमारे देश में आके हमारे कल्चर से मिक्स होके हमें काफ़ी कुछ देते हैं। अपार्ट फ्रॉम कुशानास, इंडो ग्रीक्स भी, सतवाहनास भी, जो सतवाहना तो यहीं इमर्ज हुए थे, बट उन्होंने भी हमें काफ़ी कुछ दिया है। जैसे अमरावती स्तूपा सतवाहना ने ही बनवाया था। अमरावती स्तूपा जो आपका कर्नाटका में पड़ता है, सॉरी कर्नाटका नहीं, आंध्र प्रदेश में पड़ता है, तो उसको आपके सतवाहने ने बनवाया था। सो ऐसा था पूरा आर्ट एंड कल्चर एंड रिलीजन ऑफ कुशाना पीरियड। नाउ आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपने अच्छे से समझा होगा इस चीज़ को, बिकॉज ये जो पार्ट था, जो पोस्ट मॉडर्न पीरियड है, काफ़ी लंबा है और इसमें कई डायनेस्टीज़ में है। तो आप इसे मेमोराइज करने की कोशिश करिएगा, बिकॉज क्वेश्चंस आते रहते हैं। अक्सर ही क्वेश्चन आता है, डायरेक्टली पूछ लेगा कि कुशानास कौन थे, कहाँ से आए थे, सिमिलरली सकास कौन थे, सतवाहना का टेरिटोरियल एक्सटेंड कैसा था। सो इन सब चीज़ों के बारे में आप बार बार रिवाइज कर लेंगे तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी।